नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा। काफ़ी अंतराल के कुछ दिवस के अंतराल के बाद में मैं आपसे मुखातिब हुआ रहा हूं और विषय कुछ ऐसा असमंजसतापूर्ण रहा कि जो मैं आपसे मुखातिब नहीं हुआ। आज एक ऐसे विषय पे हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और उस उपस्थिति में, उस चर्चा की मद्देनजर हमारे मध्य में दिल्ली से हमारे शर्मा जी हैं, श्री संजय शर्मा जी, और परम पूज्य गुरु जी हैं श्री सादीराम शर्मा जी। मैं बराबर बना ही रहता हूँ, यहाँ भी ये सब उपस्थित हैं। तो इसी जो विषय है आज विषय ऐसा है जो चेक बाउंस के संबंध में बहुत सारे अनेक केस मान्य न्यायालयों में विचाराधीन हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे विद्वान अधिवक्ता हैं कि वो ये कंप्लीट विषय को पूछने में समय जाया कर देते हैं कि हमें कब मुकदमा सूट लेकर आना है, कब हमको जो है कोई भी नोटिस कब फाइल करना है और उस नोटिस को फाइल करने के बाद हमारा क्या हमको मान्य न्यायालय द्वारा रेमेडी प्रदान होगी। तो उस असमंजसता में पड़ने के कारण कुछ बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं कि जो खराब हो जाते हैं, परेशान होती हैं, दिक्कत पैदा होती है। तो इन दिक्कत और परेशानियों का सामना जो ऐसे अधिवक्ता कर रहे हैं उसके लिए मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित एक ऐसा विधान है कि जिसका 11/04/2022 में जिसका वहां समावेशन होता है, मुकदमे का संस्थित होता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और जिसका SLP नंबर मैंने अभी क्रिमिनल बताया 11/04/2022, और जिसका डिस्पोजल जो निस्तार हुआ वो 17 मार्च 2025 को हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। विषय क्या था? विषय है 138 NI एक्ट के तहत यदि कोई भी किसी भी व्यक्ति को चेक बाउंस हो जाने के बाद में और कोई व्यक्ति किसी को नोटिस देता है, डिमांड नोटिस देता है, तो डिमांड नोटिस देने के कितने दिन के अंतराल में सूट मिनिमम अवधि में और कितना मैक्सिमम अवधि में मान्य न्यायालय में चला जाना चाहिए, ये एक बड़ा विषय है। अधिकांशतः जो मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जो मेरे विद्वान अधिवक्ताओं के साथ साथ वो तमाम पक्षकार हैं, वो समस्त लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं, उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब इस तरह का गया वहां पर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया, इसमें एक नजीर तैयार की जो भी मैंने आपको बताई है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 138 NI एक्ट के तहत कारण उत्पन्न होने की तिथि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चेक बाउंस पर नहीं, वो चेक बाउंस जिस समय हुआ है आपका उस पर कोई अवधि काउंट नहीं होगी, बल्कि डिमांड नोटिस के 15 दिवस बाद अपराध बनता है। लेकिन डिमांड नोटिस के 15 दिवस बाद हमने डिमांड नोटिस भेज दिया, पता लगा कि 1 हफ्ते तक लगातार घूम रहा है, उसको एड्रेस नहीं मिल पाया, तो तब तक अपराध नहीं बनेगा। अपराध कब से जनरेट होता है? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो 2 जजों की खंडपीठ थी जिन्होंने दोनों दिया, उन्होंने सुधांशु दुल्हज ऑनरेबल न्यायमूर्ति और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह खान जज साहब ऑनरेबल न्यायमूर्ति, आप दोनों की खंडपीठ ने जो निर्णय पारित किया है ये, तो उन्होंने 2 नजीरों का हवाला और देते हुए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित थी, एक P मोहन रास वर्सेस MS साहब ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, और एक है जगेश सहगल वर्सेस शमशेर सिंह गोगी। ये 2 रूलिंग्स का हवाला देते हुए जो पूर्व में प्रतिपादित हो चुकी थी, उन्होंने साफ और सुस्पष्ट किया कि कोई भी चेक बाउंस होने पर कोई अपराध, कोई तिथि अनुरूप कोई कारण के बाद में कोई अपराध नहीं बनता है, बल्कि डिमांड नोटिस के 15 दिवस के बाद अपराध बनता है। वो भी डिमांड नोटिस के 15 दिवस के वो काउंट होंगे कि जिस दिन उसको नोटिस प्राप्त हो गया है। नोटिस प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस के बाद में हमेशा सूट लेके आना चाहिए 138 NI एक्ट का। बहुत सारे मेरे विद्वान अधिवक्ता जन इसी उपापोह में लगातार रहते होंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी, तो 15 दिवस का हमेशा नोटिस का कार्यकाल होता है, उसको अवधि देना चाहिए। नोटिस 15 दिवस का देने के बाद, लेकिन मेरा तो जहां तक मानना है अपना, गुरुजी जो चेक बाउंस वाले जो भी केसेस हैं, उन चेक बाउंस वाले केसेस में जहां तक मेरा अपना मानना है, अध्ययन करने के बाद जो मुझे अवगत हुआ है, उसमें कोशिश करना चाहिए कि हमें 2 बार नोटिस दिया जाए हमने अपने द्वारा। तो चूंकि पूर्ण रूप से हम लोग इसी पे आधारित होने चाहिए कि हमें चेक बाउंस अगर हो रहा है
वास्तविकता की श्रेणी में हो रहा है तो कंप्लीटली तब माना जाएगा जब 2 बार उसको हमने अपास्त कराया हो और 2 बार हमने 1 हफ्ते का पहली बार और दोबारा में हमने 15 दिवस का उसको टाइम दिया हो। कभी कभी कंडीशन में क्या है कि किसी के हमने चेक बाउंस, हमने अपना चेक उसके द्वारा दे, हमने अपने खाते में लगाया, लेकिन उसके खाते में यदि 1 रुपया भी कम है तो वो चेक जो डिसऑनर हो जाएगा। तो जब चेक अपास्त हो गया तो 1 रुपए की कमी के कारण हुआ, उसके चेक में उसके खाते में पेमेंट पड़ा हुआ था, कुछ पैसों के कारण हो गया, या एक निश्चित मिनिमम अकाउंट में जो बैलेंस होता है उसके कारण हो गया। तो इससे उसको तो अवगत हो नहीं पाया वो, और उसको जब पता लगा कि जब उसके खिलाफ अगेंस्ट मुकदमा आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में हमको चाहिए कि हम चेक बाउंस का मुकदमा सूट फाइल करने से पहले, हमारा ध्येय ये नहीं कि हम चेक बाउंस का ही मुकदमा फाइल करें, हम सबसे पहले उसको एक डिमांड नोटिस फाइल करें और उसमें 1 हफ्ते का टाइम उसको मेंशन करते हुए बताएं, उसको आगाह करते हुए बताएं, उसको हस्ब हिदायत देते हुए बताएं कि आपको ये नोटिस इसलिए दिया जा रहा है कि जो आपके द्वारा दे चेक था वो जब न्यायालय उसे खाते में लगाया आपके में, तो आपके में बैलेंस पर्याप्त नहीं है, वो अनादर होकर वापस मिल गया है। 8 दिवस के अंतराल में आप मेरी रकम या अपने खाते में वो रकम पूरी कर दे, जिससे मैं दोबारा से इसको आपके उसको लगा सकूं और आपको जो समुचित अवसर प्रदान किया जा रहा है, समय दिया जा रहा है, इस समय में आप व्यवस्था कर लें। फिर भी आप 8 दिन व्यतीत हो जाते हैं, दोबारा से पहले नोटिस दे दिया, फिर दोबारा से आपने जब नोटिस दिया तो ये नोटिस रहा केवल और केवल डिमांड उसको जो पार्टी है, जो व्यक्ति है, जो एक्यूज्ड विपक्षी के रूप में एक्यूज्ड बनेगा उसके लिए। लेकिन जो वादी को चाहिए कि जो सेकंड नोटिस जाएगा, सेकंड भी अपास्त होता है, तो वो जब नोटिस जाएगा तो वो पूर्णतः डिमांड नोटिस जाएगा, वो अनुग्रहात्मक नोटिस गया था। तो जो डिमांड नोटिस गया है तो उस डिमांड नोटिस को स्टेटस सिस्टम से ऑनलाइन चेक करने के बाद जब ये अवगत हो जाए कि अमुक व्यक्ति को जिसको हमने नोटिस दिया है उसको ये प्राप्त दिनांक इतने को हो गया है, तो जिस दिनांक को उसे प्राप्त हुआ है उस दिनांक से 15 दिवस के बाद में वाद फाइल करने के लिए वादी पूर्ण रूप से मैच्योरिटी की स्थिति में आ जाता है, तो उसे फाइल कर देना चाहिए। इस तरह की मैंने आपको जो नजीर बताने का पूरा प्रयास किया, निश्चित रूप से आपको सबको समझ में अच्छे से आया होगा। ऐसी ही मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप ऐसी तरह की नजीरों का पूरा हवाला देते हुए विद्वान जनों के माध्यम से, विद्वान मान्य न्यायालय में जाकर के अच्छे से आर्गूमेंट, अच्छे से बहस रूलिंग्स के माध्यम से करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने आप को भी सारगर्भितता के साथ साथ अपने अधिवक्ता के लिए भी विद्वता की श्रेणी में खड़े होकर के भी उसको भी एक उसकी नैया को भी पार लगा सकते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ, तब तक लेते हैं विदाई। नमस्कार।